नमस्कार साथियों, मैं आशु जैन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 3 मेंस के लिए कर रहे हैं ऑलरेडी, और जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल से पड़ी हुई हैं। आप उनको देख सकते हैं, अपने मेंस को स्ट्रांग बना सकते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर में अभी तक हम उसके 4 चैप्टर्स देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेस एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कंसर्न है, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में हो, चाहे आपके पर्सनल लेवल पे हो, और ये बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरे इंसान इस टाइम पे डिप्रेशन और एंजाइटी से ग्रसित है भारत के अंदर में। जब इस तरीके का लेवल ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी लोगों में बढ़ता जा रहा है, तो सरकार चाहती है कि आप लोग उसको स्टडी करें। स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट जो होता है वो किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, और उनको किस तरीके से अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, या अपने डे टू डे वर्क में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। उसी से संबंधित ये चैप्टर है। देर किए बिना हम चलिए शुरुआत करते हैं। स्ट्रेस एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट, कैसे हम स्ट्रेस को सेटल आउट करें, और जो डिस्प्यूट होते हैं कलीग के अंदर में, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी के अंदर में, उनको कैसे कन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सकता है एमिकेबल वे में, एक अच्छे समझौता पूर्वक तरीके से। चलिए, तो सिलेबस थर्ड स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं। टेक्निक ये पूरा का पूरा हेडिंग आज अपन कवर कंप्लीट कर देंगे इसको। चलिए, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल pressure that disrupt an individual equilibrium. It can be positive और negative. स्ट्रेस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जब नेगेटिव स्ट्रेस होगा आपको, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर में दर्द होना, फिजिकली आपकी बॉडी आपको फील कराएगी, मेंटली आप वीक हो जाएंगे, काम उस टाइम में बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली आप काम नहीं कर पाएंगे। वो स्ट्रेस होता है। तनाव बाहरी या आंतरिक दबावों के प्रति शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया है, जो किसी व्यक्ति के संतुलन को बाधित करता है। आपके फिजिकल या मेंटल दोनों ही तरीके से आपका जो संतुलन है वो बिगाड़ रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रेस कह रहे हैं। ये सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। ठीक है। हैंस सैल्वे जो एक स्कॉलर हैं, उन्होंने बताया तनाव को परिवर्तन को किसी भी मांग के प्रति शरीर की गैर विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्ट्रेस एज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड फॉर चेंज। जो चेंज आ रहे हैं उसके कारण से आपको स्ट्रेस हो रहा है और बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पा रही, एक्वायर नहीं कर पा रही है, इसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट refers to a disagreement, opposition और clash between individual। एक दो इंडिविजुअल्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि हाथापाई हो रही है उसी को हम कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि एक कोई काम कर रहे हैं, उस काम पे दोनों लोग सहमत नहीं है, असहमति जता रहे हैं। एक इंसान का कहना है कि इस तरीके से काम होना चाहिए, दूसरे का कहना है इस तरीके से होना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर पोर्शन पे हो सकता है डिस्प्यूट है, उसको हम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं। ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, ग्रुप्स और इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है। ड्यू टू किसके कारण से? किसी किसी का इंटरेस्ट अलग है, वैल्यू अलग है, एथिक्स अलग है, गोल्स अलग है, मोरल्स अलग है, उनके बेसिस पे ये अलग अलग हो सकता है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं। लुइस आर पॉन्डी साहब डिस्क्राइब करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एज अ डायनामिक प्रोसेस दैट प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस, लेटेंट, परसीव्ड, फेल्ट, मैनिफेस्ट और आफ्टरमैथ। लुइस साहब का कहना है गतिशील प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जो कोई चरणों से होकर आगे बढ़ती है, अव्यक्त, कथित, महसूस किया जा सकता है, प्रकट और परिणाम, वो आपका कॉन्फ्लिक्ट है। किसी भी तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर रहे हो? महसूस कर रहे हो। सामने वाले आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि यार कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, इसलिए हम लोग ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। कोई आपको अवॉइड कर रहा है, डेलिबरेटली अवॉइड करना कॉन्फ्लिक्ट का एक तरीका हो सकता है कि आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, और वो आपको अवॉइड कर रहा है। ये सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी के अंदर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन फॉर स्ट्रेस, क्या कारण होते हैं स्ट्रेस के? सबसे पहले सिंपल इजी चीज है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। जब आप काम पे जाते हैं तो काम के कारण से आपको क्या हो जाता है? स्ट्रेस हो जाता है। इसको हम बोलते हैं वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बोलते हैं। चाहे ओवरलोडेड हो आप काम से, या काम के टाइम पे आपका कोई इशू आ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल रहे हैं? वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हम बोलते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसे की समस्या है,
कर्जा बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनसफिशिएंट इनकम है, इसके कारण से भी आपको स्ट्रेस बढ़ता है। स्वाभाविक है, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये हम अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत फेस करते हैं, तो आपको ऐसे देखने को मिलता है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जब आप काम पे आएंगे तब आपको देखने को मिलता है। रिलेशनशिप इश्यूज, कन्फ्लिक्ट विद फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर, आपके सगे संबंधियों के साथ, आपके सहपाठियों के साथ, आपके पार्टनर स्पाउस के साथ आपका अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इश्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हेल्थ कंसर्न। बहुत सारे लोग हैं इनको ऊपर के 3 कंसर्न लेकिन नहीं है, लेकिन हेल्थ इशू है, थके रहते हैं, बार बार थकावट हो रही है, जुकाम, बुखार, खांसी, सर्दी, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ऐसी चीज़ें जब हो जाती है तो क्रॉनिक इलनेस आ जाती है, बीपी का बढ़ना, डायबिटिक होना, ये कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को बहुत परेशान करती हैं और इसके कारण से उनको स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छी रखेंगे तो आप हर फील्ड में प्रॉस्परस करेंगे, हर क्षेत्र में आप अपने झंडे गाड़ेंगे, बस शर्त है आप अपने हेल्थ पे ध्यान देते हो। कोई भी फील्ड में हो आप, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, एमपीपीएससी में हो, यूपीएससी में हो, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, अपनी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कीजिए। हेल्थ ठीक रहेगी तो आप जो काम 1 घंटे के अंदर कर सकते वो 40 मिनट 45 मिनट में भी कर पाएंगे इफेक्टिवली, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, आप फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, ना कि मेंटली रिटायर्ड होंगे। चलिए नेक्स्ट है लाइफ चेंजेस। कई बार शादी के कारण, मैरिजेस, डाइवोर्स, रीलोकेशन और लॉस ऑफ ए लव्ड वन, है ना, किसी आपके सगे संबंधी का देहांत हो जाना, है ना, या फिर मैरिज हो जाना। मैरिज के टाइम में बहुत सारा स्ट्रेस आता है, काम का स्ट्रेस, फिर उसके बाद से उसकी चीज़ों को मैनेज करना, एक नई लाइफ आपकी चालू हो जाती है। लड़कियां स्पेशली एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट हो जाती हैं, सेम डाइवोर्स के कारण से स्ट्रेस आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल की लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है और फास्ट लाइफ अपने साथ बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें लेके आती है। उन्हीं में से ये नेगेटिव चीज़ें इसके साथ होती हैं, जब लोग मैनेज नहीं कर पाते, ऊपर से वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है इंडियन कल्चर को, उसके कारण से जो देख रहे हैं जो डाइवोर्स रेट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उससे भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट इज एकेडमिक प्रेशर। एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम में परफॉर्म करना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक भी स्टेज में अगर आप रह जाते हो तो उसमें वापस से रीस्टार्ट करना, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। असाइनमेंट्स बनाना, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन लोगों की, परिवार की, फैमिली की, कि हमारा बच्चा टॉप करेगा, गोल्ड मेडल लेके आएगा, टॉप करके हमारा नाम रोशन करेगा, उन सबकी एक्सपेक्टेशन को अपने कंधों पर लेना, बोझ लेना और उसको परफॉर्मेंस में बदलने में बहुत सारा प्रेशर लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर आता है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ओवर क्राउडिंग, शहरों का ओवर क्राउडिंग हो जाना, नॉइस पॉल्यूशन होना, एयर पॉल्यूशन होना, इसके कारण से भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। सोशल एक्सपेक्टेशन, आपसे सोशल एक्सपेक्ट किया जाता है, प्रेशर टू कंफर्म और मीट सोसाइटिकल स्टैंडर्ड, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड हैं उनके अनुरूप रहना, उनके अनुरूप खर्चे करना, उनके अनुरूप लाइफ मेंटेन करके चलना, सोसाइटिकल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और इस कारण से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट इज और क्या क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल ओवरलोडेड। आजकल लोग खुद से इतने परेशान नहीं है जितने सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों को देख देख के परेशान है। टेक्नोलॉजिकल ओवरलोडेड है, कांस्टेंट कनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, हर चीज की इंफॉर्मेशन है। टर्की में क्या चल रहा है ना, इसराइल में क्या चल रहा है, यूएसए में क्या चल रहा है, और वहां बैठे बैठे यहाँ पर हम स्ट्रेस, अरे यार वहां पर तो आतंकवादी हमला हो गया, बलूचिस्तान में ट्रेन पे अटैक हो गया, हम यहाँ बैठे बैठे स्ट्रेस लिए जा रहे हैं क्योंकि हम ओवरलोडेड है न्यूज से, जो हमें जरूरत भी नहीं है उन इंफॉर्मेशन को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है। अनसर्टेनिटी एंड फियर, जब आपको अपने करियर की अनसर्टेनिटी हो, रिलेशन की अनसर्टेनिटी हो, आपकी हेल्थ की अनसर्टेनिटी हो, तब भी आपको स्ट्रेस आता है। लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, आपका काम का स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि आप 12-12 घंटे, 14-14, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से आपकी फैमिली वाले आपसे नाराज रहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे एपीजे अब्दुल कलाम को देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनकी सगाई हो गई और सगाई के बाद वो लेबोरेटरी में चले गए और भूल गए कि उनकी 3 महीने बाद शादी है। वो कुछ 4-5 महीने बाद लैब से निकल के आए और जब तक उनकी सगाई कैंसिल हो चुकी थी। तो काम में इतने ओवरली लोडेड थे, वो जुनूनी आदमी थे, तो उनको मजा आता था काम करने में, तो वो काम लोडेड थे, इसलिए वो भूल ही गए कि उनकी शादी है 3 महीने बाद, और जब वो लैब से आए तो सारी चीजें उनके लिए खत्म हो चुकी थी। ठीक है, लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। फिर है ब्यूरोक्रेटिक रैट टेपिज्म। बहुत जगह आप देखोगे लाल फीताशाही आपको देखने को मिलती है, काम में डिले हो जाता है। आप कुछ काम करना चाहते हो, नया बिजनेस चालू करना चाहते हो, लेकिन आपको हर जगह रोका जा रहा है, आपको
इमीडिएटली अप्रूवल्स नहीं मिल रही हैं, लेजिटिमेट अप्रूवल्स नहीं मिल रही, उसके कारण से आपको स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। रोल एम्बिग्यूटी, आप जिस रोल में हो, जिस पोजीशन में कंपनी में हो, आपका रोल ही डिफाइन नहीं है कि आपको करना क्या है, इस कारण से आपका होता है स्ट्रेस में आते चलते हो। परफेक्शनिज्म, ये बहुत बड़ी समस्या है, खासकर महिलाओं के साथ देखा जाता है। कुछ महिलाएं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ महिलाएं क्या होती है, परफेक्शनिज्म के पीछे भागती हैं और उसके कारण से बहुत सारा जो है स्ट्रेस आता है। लड़के भी हैं इसमें, मेल भी होते हैं, लेकिन लड़कियों में अक्सर देखा जाता है कि परफेक्शनिज्म के पीछे वो भागने की कोशिश करते हैं और इसके कारण से स्ट्रेस आ जाता है। सेटिंग अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड फॉर वनसेल्फ, ये इसके अंदर है। आइसोलेशन, कुछ लोग कटे कटे रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति के होते हैं। जब वो देखते हैं बाहर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देखते हैं उनके दोस्त बढ़िया हैपनिंग लाइफ जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फैमिली एक्सपांड कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती है, तो उनके कारण से भी क्या हो जाता है, उनको स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उनकी जो तरीका है जीने का वो इंट्रोवर्ट तरीका है और उसके कारण से उनको समस्या आना चालू हो जाती है। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण से स्ट्रेस आता है। 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें इजीली लिख सकते हैं। मैंने आपको लगभग 13 से 14 पॉइंट इसके अंदर में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर में, तो आप इजीली यहाँ से क्वेश्चंस को डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए आगे है रीजन ऑफ स्ट्रेस इन पब्लिक सर्वेंट, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में क्या क्या कारण होते हैं स्ट्रेस के, वो भी हम देख लेते हैं। वही पहला पॉइंट, वर्कलोड ओवरबर्डन है। आप देखेंगे डीएसपी को देखेंगे, एसपी रैंक की पोस्ट के जो अधिकारी हैं, खासकर वर्दीधारी जो अधिकारी हैं, उनको आप देखेंगे वो ओवरली बर्डन है काम से, छुट्टियां टाइम पे मिलती नहीं, कोई सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं, त्योहार पर और ओवर बर्डन हो जाते हैं, जिसके कारण से उनको स्ट्रेस हो जाता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, सही संसाधन नहीं है, सैलरी नहीं है, उसके कारण से होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है काम के अंदर, ये नेचुरल बातें हैं जो आप जानते हैं। ब्यूरोक्रेटिक हिरार्की जो है, टॉप अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक, छोटे अधिकारियों पे बहुत काम का दबाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा है, इसके कारण से इशू आता है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी प्रेशर, काम दिया गया है तो मैनेज भी करना है, अगर गड़बड़ होती है तो वही लोग रिस्पॉन्सिबल पाए जाते हैं, इसलिए स्ट्रेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज पब्लिक स्क्रूटनी, पब्लिक का क्या डिमांड है, पब्लिक क्या चाहती है, उसके कारण से भी कई बार इशू आ जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी डिमांड, अधिकारियों से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की जाती है, इसके कारण से भी बहुत बार इशू आते हैं। पारदर्शिता की आवश्यकता, फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर हो रहे हैं, ईमानदार अधिकारियों के अक्सर आपने सुना होगा कि फ्रिक्वेंटली उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा इशूदायक हो जाता है। आप सेटल होते हैं, सेटल होने में आपको टाइम लगता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आने में, अगर फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनका स्कूलिंग वगैरह सब इशू आता है और उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट इज रोल एम्बिग्यूटी, वही जो अभी हम देख के हैं कि रोल डिफाइंड नहीं क्लियरली है, आप डिप्टी कलेक्टर और आपसे काम कराए जा रहे हैं 17 अलग अलग तरीके के, तो आप अपने रोल को ही नहीं पहचान पाते हैं कि मेरा रोल क्या है, उसमें इशू आता है। एथिकल डिलेमा, जो काम आपको दिया गया है वो नैतिकली गलत है, लेकिन आप प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको ये काम करना है क्योंकि मंत्री जी, विधायक, सांसद साहब का दबाव है, सांसद की डिमांड है, तो ऐसे में भी आप स्ट्रेस फील करते हैं जो एक अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर, 7 नंबर, इवन 11 नंबर में भी क्वेश्चन बनते हुए दिख सकता है। 2 नंबर में स्ट्रेस, यू स्ट्रेस क्या होता है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। 7 नंबर में तीनों कैटेगरी आ सकती हैं और 10 नंबर के अंदर में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। चलिए, यू स्ट्रेस, 3 तरीके के स्ट्रेस होते हैं जनरली, उन्हीं के अंदर में सारी की सारी कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है, इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस दैट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन, enhancing focus, energy and performance. It is short term and often linked to feelings of excitement and accomplishment. आपको क्या करता है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और अकम्पलिशमेंट जो दे, वो वैसा एक स्ट्रेस है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए एकदम आप थ्रिल हो गए, कहीं घूमने गए, एक्साइटेड हो गए, बंजी जंपिंग कर ली, बहुत एक्साइटेड है, यू स्ट्रेस तरीके का। जो उसको करने से पहले जो आपको स्ट्रेस आ रहा है, कूदने से पहले बंजी जंपिंग के अंदर जो आपको स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज यू स्ट्रेस है, थोड़े से टाइम के लिए ये होता है। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट है, प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए, प्रमोशन ऑफ एग्जाम के लिए, मैं एक्सपीरियंस यू स्ट्रेस, थोड़े टाइम के लिए उसको स्ट्रेस हो सकता है जब एक अधिकारी क्या कर रहा है, एक अपने प्रमोशन के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसमें ये उसको ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज which drives them to study hard and perform better. Similarly, the excitement of leading a high impact project can create eustress,
बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी वगैरह वगैरह। सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया, आप बंजी जंपिंग करने जा रहे हैं, बंजी जंपिंग करने से पहले आपको कूदना है, तो कूदने से पहले जो आपको डर, फियर, स्ट्रेस आता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यू स्ट्रेस बोल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं मैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, यू स्ट्रेस क्या होता है। चलिए सेकंड टाइप का है आपका डिस्ट्रेस। नेगेटिव जो होता है आपको और बड़ी ही समस्या आपको देता है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है, एक नेगेटिव स्ट्रेस है। क्या है दोस्तों, नेगेटिव स्ट्रेस। वो पॉजिटिव स्ट्रेस था, ये एक नेगेटिव स्ट्रेस है जो अराइज होता है डिमांड एक्सीडिंग एन इंडिविजुअल कोपिंग एबिलिटी। जब आपकी सहने की क्षमताओं के परे ऊपर ये आपको स्ट्रेस मिले, तब आपको डिस्ट्रेस होना चालू होता है। कांस्टेंट पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर बन रहा है, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस आपको देखने को मिल रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर में, जनता आपका क्रिटिसिज्म कर रही है, आपके काम से खुश नहीं है, सहमत नहीं है, आपको समस्या आ रही है, लीडिंग टू बर्नआउट। ये सब कारण से आपको डिस्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस नेगेटिव होता है, यू स्ट्रेस पॉजिटिव होता है। आपको मेजरली यही ध्यान रखना है। तो यू स्ट्रेस पॉजिटिव है, डिस्ट्रेस नेगेटिव है। जब ओवरली बर्डन हो, नेगेटिवली आपके ऊपर चार्ज हो, तब आपको डिस्ट्रेस फील होता है। तीसरे नंबर का आपका जो होता है स्ट्रेस, वो है आपका न्यू स्ट्रेस। ना ही आप नेगेटिव फील करते हैं, ना ही आप इसके अंदर में पॉजिटिव फील करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यू स्ट्रेस। न्यू स्ट्रेस इज अ न्यूट्रल फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। ये क्या है, न्यूट्रल फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है, that neither positively nor negatively affects an individual. It is perceived as irrelevant or insignificant. ये आपके लिए irrelevant और insignificant होता है, causing no emotional or physical response. आपके ऊपर ना तो emotional response आता है, ना physical response आता है। जैसे example, a public servant hearing about a minor policy change in another department that does not impact their work may experience new stress as it holds no personal significance or consequences. ये क्या बोल रहा है न्यू स्ट्रेस, आप एक काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, अधिकारी आप जिस डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट में रहते हुए आप अपना काम कर रहे थे और अचानक आपके पास एक खबर आती है कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर दिया गया है, पॉलिसी चेंजेस कर दी गई हैं बहुत सारी, है ना। तो उसके कारण से आप पे कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो उस इंपैक्ट के कारण से जब आप पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो वो कहलाता है न्यूज स्ट्रेस। आपने वो न्यूज सुनी, पढ़ी, समझी, थोड़ी सी सहानुभूति रखी उन लोग के साथ, थोड़ा सा फील हुआ एंड दैट्स इट, खत्म। ना आपका इमोशनली मेंटली आपको कोई समस्या है, ना फिजिकली कोई समस्या है। और इसका एक एग्जांपल है, जैसे अमेरिका में कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिससे वहां के लोगों पे इम्पैक्ट आया, आपने वो न्यूज़ सुनी, न्यूज़ सुनने के बाद आपने सुना, सहानुभूति रखी वहां के लोगों के साथ एंड दैट सेट, खत्म। आप कुछ कर सकते हैं नहीं, आप पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है नहीं। तो ऐसे स्ट्रेस जिससे आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, उनको हम न्यू स्ट्रेस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने स्ट्रेस के लेवल को चेक करके रखें। ओवरली बर्डनड है, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, हर किसी से आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। और जब ये आप कॉम्पिटिटिव जमाने में एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे आपका स्ट्रेस बर्डन बढ़ना चालू हो जाता है। जब आप जो काम आपको करना था वो काम आप नहीं कर पाते हैं, आपके काम पाइल्ड अप होते जा रहे हैं, पाइल्ड अप होते जा रहे हैं, पहाड़ बनते जा रहा है काम का, उसके कारण से आपके दिमाग पर स्ट्रेस आना चालू हो जाता है। आप फिजिकली मेंटली जिस तरीके से परफॉर्म आपको करना चाहिए, आप परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। सबसे पहला फिजिकल सिम्टम्स आप में जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली आपको हेडेक्स होना चालू हो जाते हैं, फटीग, कमजोरी आना, थकावट होना, बॉडी में पेन होना, ये फटीग एक एग्जांपल है स्ट्रेस का। नेक्स्ट इज मसल टेंशन, मसल्स में क्रैक आ रहा है आपके, है ना, मसल्स कमजोर हो रही हैं, आपको दर्द फील हो रहा है आपकी किसी भी हाथ पैर की मसल्स के अंदर में। फिर है स्लीप डिस्टर्बेंस, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो या आपको नींद नहीं आ रही है, ये भी स्ट्रेस का एक कारण हो सकता है। डाइजेस्टिव इश्यूज, आपको पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही है, आपकी जो पाचन नॉर्मल तरीका था उसमें आपको इश्यूज होना चालू हो गए हैं, है ना। ये सब फिजिकल सिम्टम्स हैं आपके स्ट्रेस के। तो फिजिकली आप अपनी बॉडी के अंदर में ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं। फिर आप इमोशनल सिम्टम्स क्या देखेंगे, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ रहा है। जो स्ट्रेस जिनको आता है तो उसमें क्या होता है, उनको चिड़चिड़ापन आना चालू हो जाता है। फिर एंजाइटी उनको आ रही है, एंजाइटी हो रही है, चिंता, बहुत ज़्यादा चिंता में डूबे लोग रहते हैं, देवदास टाइप लोग बन जाते हैं कुछ लोग। डिप्रेशन, डिप्रेशन आपको हो रहा है, अवसाद आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे आपको समस्या आ रही है।
मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पल में खुश हो रहे हैं, पल में रोना चालू कर दिया, पल में इमोशनल चार्ज अप हो जाते हो, ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर है फीलिंग ओवरवेल्ड, अभिभूत अनुभव करना, एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, एकदम से लो फील कर लेना, ये सब आपके इमोशनल सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जब स्ट्रेस आपका आता है। फिजिकली हम देख चुके हैं, इमोशनल देख चुके हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन आएगा, हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखेंगे और शानदार तरीके से इसके अंदर आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव सिम्टम्स। क्या क्या कॉग्निटिव सिम्टम्स और आपको देखने को मिलते हैं वो भी हम देख लेते हैं। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, कॉन्सेंट्रेट करने में आपको बहुत समस्या आती है। वैसे भी आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब हम हर हाल में हर सेकंड फ़ोन बार बार लॉक अनलॉक करके खोलते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, जबकि ज़रूरत भी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी लोएस्ट लेवल पे है और हम और उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं। सेकेंड इज मेमोरी प्रॉब्लम, मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं आपके। थर्ड इज पुअर जजमेंट, आप जजमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत इजीली किसी चीज़ को जज कर लेते, आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्स्टेंट वरिंग हो रहा है ना, निरंतर चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, रिजल्ट होगा, पढ़ाई छोड़ के मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मेरे मेंस में कितने नंबर आएंगे, मेरे को रैंक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे आप पढ़िए, आपका काम पढ़ने का है, आप पढ़ते रहिए, रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, वही सही तरीका होता है काम करने का। नेगेटिव थिंकिंग आपकी, नकारात्मक आप हो जाते हैं बहुत ज्यादा और ये इश्यूज आपको आना चालू हो जाते हैं। इस कारण से आपके ये सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जब स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। आगे है बिहेवियरल चेंजेस। आपको क्या होगा, चेंज इन एपेटाइट, किसी को भूख ज्यादा लगने लगेगी, किसी को कम भूख लगेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। सोशल विड्रॉल, बहुत सारे लोग समाज से कटे कटे फिरेंगे, घर पे भी बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह भी बात नहीं कर रहे हैं। प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, आप काम को डिले करते चले जाएंगे, टालम टोल करना चालू कर देते हैं आप लोग, है ना, तो उसको हम जब स्ट्रेस होता है तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इंक्रीज यूज ऑफ सब्सटेंस, अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, टोबैको का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। जब लोगों पर स्ट्रेस आता है तो लोग अक्सर ऐसी चीजों की साइड ज्यादा बुड़ जाते हैं जहां पर उनको अच्छा फील होना चालू हो जाए। नर्वस हैबिटेट, नेल बाइटिंग करना, फिजिटिंग करना, उंगलियां चटकाना, है ना, नेल बाइटिंग करना, ये भी सारे के सारे क्या है, सिम्टम्स हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो कोई इंसान अगर नेल बाइटिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, पैर आपके बहुत ज्यादा हिला रहा है, बैठे बैठे पैर हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, नेल बाइटिंग कर रहा है, ये सारे के सारे बिहेवियरल सिम्टम्स है कि उस बंदे में पॉसिबली स्ट्रेस लेवल्स ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब टेक्निक क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या हो सकती है वो भी हम देख लेते हैं। प्राइमरी टेक्निक जो है वो होते हैं प्रिवेंटिव मेजर। हो ही ना आपको स्ट्रेस, सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, आप समय पर उठिए, समय से उठ के जो आपको काम करने उसकी एक टू डू लिस्ट बनाइए और उसके अनुरूप काम कीजिए। समय से आपके काम होंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस बनाइए। काम आपकी जिंदगी नहीं हो सकती, आपकी कंपनी आपको जिंदगी नहीं देगी, आपके परिवार को के साथ बिताया हुआ समय आपको वो नहीं दे सकती, आपकी फैमिली, आपके बच्चों के साथ जो आप टाइम बिताते हैं वो आपको नहीं दे सकती। तो पूरा टाइम कंपनी को दे देना वो भी सही नहीं है, पूरा टाइम फैमिली को दे देना वो भी सही नहीं है, दोनों में बैलेंस बना के रखिए, वो बहुत जरूरी है। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स को अडॉप्ट कीजिए। कैसे मैं अपने आप को ज्यादा ऑर्गेनाइज रख सकता हूँ, कैसे अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, वो करिए। असर्टिवनेस ट्रेनिंग, असर्टिवनेस क्या होता है, मुखरता का प्रशिक्षण। आप अपने काम को प्रोएक्टिव होके कीजिए, जो भी काम है आप एक्साइटेड होके काम को कीजिए, काम जल्दी फिनिश होगा और वार्मली फिनिश होगा। नेक्स्ट इज सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस गोल को रियलिस्टिक गोल्स होना चाहिए। आपने सोचा कि अगले 5 साल मुझे 500 करोड़ रुपए की कंपनी बनाना है, बिल्कुल आप कंपनी 500 करोड़ की बना सकते हैं। उसको 500 करोड़ कैसे अचीव करेंगे, उसका क्लियर आपके पास प्लान होना चाहिए, वो क्लियर प्लान आपके पास होना चाहिए। उस प्लान को, गोल को आप छोटे छोटे गोल्स के अंदर में क्या करो, मेंटेन करो, मतलब उसको बांटो और उसको फिर छोटे छोटे गोल्स को वन बाय वन उनको अचीव करते जाओ। अल्टीमेटली आप देखेंगे 500 करोड़ का टारगेट आपका अचीव हो सकता है। डुएबल है, लोगों ने 5-5 लाख करोड़ की कंपनियां बना के रख दी हैं, एप्पल जैसी कंपनी 3 लाख 4 लाख ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो चुकी हैं। तो डुएबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस शर्त है चीजें टाइम लेती हैं और आप पेशेंस हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका हो और चीजें की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी टेक्निक, कोपिंग स्ट्रेटेजीज। पहला था प्रिवेंटिव, आप उनको अवॉइड ही कीजिए, आए ही ना आपको स्ट्रेस। अब आ रहा है तो कोप कैसे करना है,
रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन में आप योगा कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी रनिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं इंडल्ज कीजिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, है ना, शांति से बैठ के ऑब्जर्व करना चीज़ों को, है ना, पर्यावरण को ऑब्जर्व करना, खूबसूरती देखना पर्यावरण की, ये सारी चीज़ें करना, सोशल सपोर्ट, फ्रेंड से बात करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ग्रुप सपोर्ट्स का जो ग्रुपिंग सपोर्ट ग्रुप है उनको ज्वाइन करना, आपकी जो हॉबी है, कुकिंग की जो हॉबी है, ड्राइंग की हॉबी है, उनको मेंटेन करना, फॉलो करना, लेक्चर एक्टिविटीज जहाँ आप चिल रह सको, खुश हो। अगर आपको स्विमिंग करने से खुशी मिलती है स्विमिंग कीजिए, आपको साइकिलिंग करने से खुशी मिलती है साइकिलिंग कीजिए, आपको क्रिकेट मैच देखने से खुशी मिलती है वो देखिए, आपको वेब सीरीज देखने से खुशी मिलती है आप वो देखिए, जिससे आप में जो है खुशी का संचालन हो सके, आपकी फीलिंग्स परिवर्तित हो सके, वो सारी एक्टिविटीज आप कीजिए। ये सारी कोपिंग स्ट्रेटजीज के अंदर में आता है। प्रिवेंटिव में हमने देखा पहले अवॉइड ही करना है, हमको चाहिए ही नहीं स्ट्रेस, वैसी वाली एक्टिविटीज करनी है। अब स्ट्रेस आ गया है तो कोप अप कैसे करें, इन सारी चीजों को करके आप कोप अप कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी हो गया। नेक्स्ट टर्शरी टेक्निक्स, रिमेडल। अब भैया हो गया है स्ट्रेस, आ भी गया है, अब हमें क्या चाहिए, समस्या आ रही है, दिक्कत हो रही है, फिजिकली मेंटली डिस्टार्टेड है, क्या करें, प्रोफेशनल हेल्प लो, काउंसलिंग कराओ, साइकाइट्रिस्ट से मिलो, थेरेपी लो, है ना, मेडिकल इंटरवेंशन लो, दवाइयाँ गोलियां खाने की कोशिश करो, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में ज्वाइन करो, वहां पर जाके कुछ दिन रहिए, जैसे विपस्सना का एक कैंप होता है 10 दिन का, वो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस रिलीव करने के लिए होता है, आप कूल काम आप कर सको अपने आप को, उसी तरीके के होते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, बहुत सारी कंपनियां, सरकार एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम जाता है, उनको ज्वाइन कीजिए, उनको अपनी समस्या को समझाइए और वहां से अपने आप को ब्रिंग अप कीजिए, ग्रो अप कीजिए और अपने स्ट्रेस को दूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमारा स्ट्रेस वाला टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट, हमें देखनी है कि कहाँ कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में, कहाँ कहाँ कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। चलिए समझते हैं। पहला है पॉलिटिकल फैक्टर, क्यों कन्फ्लिक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, पॉलिटिकल फैक्टर है, पावर स्ट्रगल है एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब कभी अधिकारी और नेतागण के बीच में लड़ाई होती है, टसल होता है, तो उससे स्ट्रेस बढ़ता है, लाजमी है, अधिकारियों में उसमें स्ट्रेस आता ही आता है। दूसरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, आप जिस जगह डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसकी आइडियोलॉजी अलग है, आप सोशलिज्म वाले हैं और आपके जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हो कैपिटलिस्ट थ्योरी, हर जगह पैसा कमाने की सोचते हैं, आप सोचते हैं कि पैसे कमाने के साथ साथ समाज का भी विकास हो, समाज को भी कुछ दिया जाए, वह सोच के आप है। तो जब आप अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग होंगे तो क्लैश होना निश्चित बात है और उससे स्ट्रेस उत्पन्न होना भी निश्चित बात है और कॉन्फ्लिक्ट होना भी निश्चित बात है। करप्शन एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जब करप्शन बढ़ जाए, मिसयूज हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट होना भी लाजमी बात है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स को क्या कर दिया जाता है, मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, हाशिया पर उनको छोड़ दिया जाता है, उनको अपने भरोसे छोड़ दिया जाता है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है लोगों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कॉन्फ्लिक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर देखेंगे आप, मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, जब मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तब भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। फियर है, इनसिक्योरिटी है, मिसट्रस्ट है, तीनों ही चीजें बहुत जरूरी होती हैं। फियर ना होना, आप फियरलेस रहे काम करने में तो आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी होना, फैमिली की सिक्योरिटी होना, सेफ्टी की सिक्योरिटी होना। मिसट्रस्ट है, गलत, मिसट्रस्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास भांतियां, आपने कुछ कुछ सोच लिया है अपने कलीग्स के बारे में, अपने आला अधिकारियों के बाजू में, और उसके बाद फिर आप उनके से कन्फ्लिक्ट आप हो रहा है उन बेसिस पे। ईगो क्लैश होना, है ना, फिर परसीव्ड थ्रेट्स टू आइडेंटिटी और स्टेटस, पहचान या स्थिति के खतरे में महसूस करना, आप अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं ऐसा आप फील कर रहे हैं, इससे भी आपको क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सोशल फैक्टर, कास्ट एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, भारत के अंदर भी है। क्लैशेस होना, कम्युनिकल टेंशन बढ़ी रहती है, आजकल आप देखते हो, रिसेंटली भी आपने देखा औरंगजेब की जो कब्र है वहां पर नागपुर के अंदर बहुत बड़ा क्लैश हुआ, कर्फ्यू लगाना पड़ गया, बहुत सारे लोगों की उसके अंदर जान गई। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी अक्सर देखे जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होना, जेंडर बेस्ड, मेल फीमेल के बेस में, बच्चों के बीच में रेस रिलीजन के बेसिस पे आप पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। कल्चरल डिफरेंस है, आइडेंटिटिकल, पॉलिटिकल, ये आपके डिफरेंस है उससे कारण होता है।
सोशल इनइक्वालिटी है, लैक ऑफ इंक्लूसिविटी है, जहां आप काम कर रहे हो वहाँ आपको इंक्लूसिव नहीं किया जाता है ना। कई बार देखा जाता है गाँव के लेवल पे आप देखोगे इंक्लूसिविटी की बहुत कमी रहती है, हर जात पंथ कंथ के लोगों को लिया जाए ऐसा बहुत कम होता है, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट बढ़ना लाजमी हो जाते हैं। फिर है रिलीजियस फैक्टर, रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड फंडामेंटलिज्म। रिलीजियस इंटॉलरेंस है, धार्मिक असहनशीलता है, और फंडामेंटलिज्म की कमी है। कन्वर्जन कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है, हम देखते हैं हिंदूज को कन्वर्ट कराया जा रहा है ना, क्रिश्चियंस कन्वर्ट करवा रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो अलग अलग जगह पे, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे स्टेट्स ने कानून नियम कानून भी बनाए रखे हैं, तो वो कंट्रोवर्सी होती है, उसके कारण से कन्फ्लिक्ट आते हैं। डिस्प्यूटेड ओवर रिलीजियन साइट्स के ऊपर कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं बहुत सारे मस्जिद मंदिरों के ऊपर कन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। मिस यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल गेन्स, है ना, अक्सर जो हमारे यहाँ एक पार्टी है जो रूलिंग पार्टी, उस पर आरोप लगते हैं कि रिलीजन का मिस यूज कर रहे हैं, हिंदुत्व की जो जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके कारण से कई बार कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कन्फ्लिक्टिंग रीजन होते हैं। फिर एथनिक एंड रीजनल फैक्टर, एथनिक राइवलरीज होती है, लो ग्रुप्स बन जाते हैं, एथनिक ग्रुप्स बन जाते हैं, उनके सेपरेट मूवमेंट चल रहे हैं। रीजन डिस्पैरिटीज है, भारत के अंदर यूपी के लोग अलग, राजस्थान के लोग अलग, साउथ के नॉर्थ के, इसके कारण से डिस्पैरिटीज बढ़ जाती हैं। लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे बहुत डिस्प्यूट होते हैं, और ऑटोनॉमी और स्टेटहुड की डिमांड में भी बहुत होते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा लद्दाख में बहुत दिनों तक जो वहाँ के सोनम जो वहाँ के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत दिन तक भूख हड़ताल रखी, और उसके बाद वो डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ, उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत टाइम तक स्टेटहुड मांगने की कोशिश करी। तो ऐसे डिस्प्यूट होते हैं तो कन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाते हैं और इससे इशू आता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखोगे, नेचुरल रिसोर्सेज, पानी के ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में एक डिस्प्यूट चलता है, यूपी मध्य प्रदेश के अंदर एक कन्फ्लिक्ट चलता है, तो पानी के ऊपर बहुत कन्फ्लिक्ट होते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी दिक्कत होती है, एक दूसरे राज्य आरोप लगाते हैं, दिल्ली आरोप लगाती है कि जो दिल्ली के अंदर धुआं बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, उसके लिए जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब की सरकार है, वहाँ पराली जलाई जाती है और उससे दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जब लोगों को डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है, रोड डल रही है, डैम्स बन रहे हैं, पानी के डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनके घरों को डिस्प्लेस किया जाता है, रीलोकेट किया जाता है, उससे कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड इकोलॉजिकल इंटरेस्ट, पर्यावरण वाले जो लोग होते हैं, है ना, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, और इंडस्ट्रियल्स के बीच में अक्सर डिस्प्यूट होते हैं। पर्यावरण वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं चाहते जिससे पर्यावरण का नुकसान हो, और इंडस्ट्रियल तेजी से विकास चाहते हैं, और हर तरीके से माइनिंग करना, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करना, वो उनके मकसद होता है। इसके कारण से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ना चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल फैक्टर्स, बहुत सारे हैं। कॉलोनाइजेशन और पार्टीशन जिस तरीके से हुआ उसके कारण से होता है। बॉर्डर एंड टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अक्सर आप देखते हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो इशू आते हैं। पास्ट इनजस्टिस, जब पुराने जो इनजस्टिस किए होते हैं बार बार उनको पहचाना जाता है। हमारे जो बहुत सारे एमपी हैं इस मामले में बात कर चुके हैं, यूके के में जाके बात कर चुके हैं, चाहे हमारे जयशंकर साहब हों, उन्होंने भी बहुत खुल के प्रखर तरीके से बात रखी है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे साथ अत्याचार किया, तो ये बात वो रख चुके हैं, है ना। केरला से जो हमारे सांसद आते हैं त्रिवेंद्रपुरम से, उन्होंने भी ये कई बार ये बातचीत रखी हुई है। चलिए आगे है इकोनॉमिकल फैक्टर, रिसोर्स स्कार्सिटी, स्कार्सिटी कम है, जमीन पे विवाद, पानी पे विवाद, मिनरल्स पे विवाद बहुत कॉमन है, घर से लेके देश राज्य में हर जगह इस चीज पे विवाद चलता है। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, महाराष्ट्र बहुत संपन्न देश राज्य है, उसके कंपैरिजन आप मध्य प्रदेश से करोगे तो हम बहुत कम एक हमारी पर कैपिटा इनकम है, तो संपन्नता नहीं है, तो उस पर डिस्प्यूट बहुत सारे होते हैं, उनको बहुत पैसा मिलता है, इंडस्ट्रीज वहाँ जाती हैं, हम चाहते हुए भी हमारे इंडस्ट्रीज नहीं लेके आ पाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, तो उसके कारण से भी बहुत समस्याएं आती हैं। फिर कंपटीशन फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आज का ज़माना बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है, और कॉम्पिटिटिव ज़माने में इजीली जॉब्स मिल जाए बड़ा टफ हो चुका है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, भारत देश 140 करोड़ से ऊपर का देश हो चुका है और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। युवाओं की एक ही समस्या है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर में भी एमपीपीएससी के बच्चों ने, एस्पिरेंट्स ने बहुत आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया, रात रात भर रोड पे बैठे, एमपीपीएससी के सामने बैठे, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, और
आश्वासन देने के बाद मुकर गए और रिजल्ट क्या निकला, वही 158 वैकेंसीज आई। जो 500 वैकेंसीज की बात की गई थी, वादा किया गया था, वो वादा तोड़ दिया गया, चूर चूर कर दिया गया। तो कंपटीशन में ये सारी की सारी चीजें होती हैं। स्टेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट, सबसे पहला लेटेंट स्टेज, शुरुआती स्टेज है। अंडरलाइंग कंडीशन फॉर कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बट द कन्फ्लिक्ट हैज नॉट येट सरफेस, संभावना बन सकती है कन्फ्लिक्ट की, हुआ नहीं है, दिख रहा है कन्फ्लिक्ट आता हुआ, अभी हुआ नहीं है, वो लेटेंट स्टेज कहलाती है। परसीव्ड स्टेज, द कन्फ्लिक्ट बिकम विजिबल, दिख रहा है अब तो कन्फ्लिक्ट हो ही गया है, दो पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब कन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाए उसको हम परसीव्ड स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज आफ्टरमैथ स्टेज, अब हो गया कॉन्फ्लिक्ट, दिख गया, हो गया, अब तो एक दूसरे में बीच में हाथापाई हो गई है, किसी भी तरीके से वॉर हो गया दो लोगों में, या तो बिजनेस वॉर है ना, कोल्ड वॉर है, या डायरेक्ट फिजिकल वॉर है, अब हो गया, उसके बाद की बात को हम आफ्टरमैथ कहते हैं। मैनिफेस्ट, अब सब कुछ हो गया, सब गड़बड़े हो गई, अब सब शांति से शांत करो, सबको सॉर्ट आउट करो, ये होता है मैनिफेस्ट स्टेज। वन और बोथ पार्टीज बिकम अवेयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, द इशू इज रिकग्नाइज्ड बट इट मे नॉट येट बी ओपनली एड्रेस्ड, एग्जांपल अ टीम मेंबर नोटिस अ कलीग टेकिंग क्रेडिट फॉर दिस। और सबसे आखिरी स्टेज जो फेल्ट स्टेज है, इसमें हम सब चीजें खत्म कर देते हैं, सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर देते हैं, इसको बोलते हैं फेल्ट स्टेज। इमोशन सच एज फ्रस्ट्रेशन, एंगर और एंजाइटी आता है, या तो ये होगा। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिकम पर्सनल, पार्टीज में फेल थ्रेटन और डिसरेस्पेक्टेड, और इसके बाद वो चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, इजीली होती हैं, नई भी होती हैं बहुत सारी जगह, तो ये फेल्ट स्टेज है। ये 5 स्टेजेस होती हैं कॉन्फ्लिक्ट की, वापस से देख लेते हैं एक बार हम। लेटेंट स्टेज, परसीव्ड स्टेज, इसके बाद में आपकी आफ्टरमैथ स्टेज, मैनिफेस्ट स्टेज, और आखिरी में सबसे है फेल्ट स्टेज। आप फेल्ट करते हो यार मेरे साथ धोखा हो गया, चीट हो गया, गड़बड़ हो गई, और कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ अराइज हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, सबसे आखिरी में क्या टेक्निक्स अपनाई जाए जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक किया जा सके। सबसे पहली होती है कोलैबोरेटिव टेक्निक्स, विन विन अप्रोच। दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये दोनों लोग क्या कर लें, हाथ मिला लें एक दूसरे से, इसका भी फायदा इसका भी फायदा, इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव टेक्निक। ये दोनों के लिए विन विन होता है। इसके अंदर एक्टिव लिसनिंग, आप उनकी बात को सुनो, वो आपकी बात को सुने। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्या आ रही है जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको सॉल्व करो। तीसरे नंबर पे मीडिएशन, किसी तीसरे बंदे से मीडिएशन करा दो, भाई हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप समझाओ हम गलत है कि ये गलत है, और अगर गलत है समझ में आ गया है तो उसको सॉल्व कर दो। लास्ट इज निगोशिएशन, निगोशिएट करे, देखो भाई इस बीच पे डिस्प्यूट है, ये पेन मेरा है या तेरा पेन है, ये कैसे पता करे, वो कह रहा है मेरा है, वो कह रहा है तेरा है। अब ऐसे आ रहा है निगोशिएशन करना, देख भाई दोनों की जमीन है, दोनों का पेन हो सकता है, या जैसे भी एग्जांपल हो, उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, निगोशिएशन कर रहे हो। निगोशिएशन करके क्या कर रहे हो, इजीली चीजों को रिजॉल्व करा रहे हो। चलिए, तो ये हो गया कोलैबोरेटिव। दूसरा होता है अकोमोडेटिंग टेक्निक्स, लूज विन, एक की जीत दूसरे की हार। यील्डिंग, एक को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है, यील्ड मिल जाता है बहुत ज्यादा, दूसरे को स्मूथिंग, है ना, चीजें स्मूथ हो गई, एक के लिए बहुत ज्यादा चीजें स्मूथ हो जाती हैं, एक के लिए टफ हो जाती हैं। आपके फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे काम किया, सारा असाइनमेंट सारा प्रेजेंटेशन आपने बनाया, और आपके कलीग ने उससे वाई वाई लूट ली, तो उसको ईल्ड मिल गया, उसके लिए स्मूथिंग हो गई, आपके लिए नुकसान हो गया। तो एक को लूज, एक को विन अप्रोच होता है, लूज विन अप्रोच होता है, कुछ आप हारे कुछ वो जीता, इस तरीके की अप्रोच ये यहाँ होती है। थर्ड इज कॉम्पिटेटिव टेक्निक, विल लूज अप्रोच, इसके अंदर असर्टिवनेस, अथॉरिटी आती है ना। These techniques are used when one party need to assert their position, often in situation requires quick decision or when principles are at stake। इस प्रिंसिपल का रिलायंस की कंपनी मुकेश अंबानी बहुत इस्तेमाल करते हैं, तुरंत अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए, या तो कंपनी को ही एक्वायर कर लेते हैं या कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। ये होती है कॉम्पिटेटिव टेक्निक्स, विल लूज अप्रोच इसको हम बोलते हैं। आगे है कॉम्प्रोमाइजिंग टेक्निक, दोनों ही पार्टियां ने एक दूसरे के साथ वॉर लड़ा, खूब पैसा खर्च किया अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, और आखिरी में क्या कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये होती है कॉम्प्रोमाइज टेक्निक। मिडिल ग्राउंड होता है, दोनों ही इसमें क्या होते हैं, विन विन लूज लूज सिचुएशन इसके अंदर में आती है। चलिए, तो इस तरीके से आज हमारा ट्रेड जो आपका स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट मैनेजमेंट वाला पूरा का पूरा चैप्टर है, कंप्लीट हो गया। इसके अंदर मैंने होलिस्टिकली सारी चीजें कवर की हुई हैं, आप देखिएगा क्वेश्चन आपको आते हुए यहाँ से बनेगा, अच्छे से पढ़िए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बन जाएगी, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करती रहिए। हाँ, बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस फास्ट एकेडमी की तरफ से आपको आती है, आपके करंट अफेयर्स को हम क्लियर करते हैं, डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होती हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर के थ्रू, ये हमारा एड्रेस है, चाहे तो आप आके विजिट कर सकते हैं। नए बैचेस अप्रैल में प्रारंभ हो रहे हैं यूपीएससी के और एमपीपीएससी के,
धन्यवाद, शुक्रिया।